नमस्कार दोस्तों। आज 6 मई है और आज एक बार फिर से मैं आपका हम लोग मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फिर हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में वो बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज 6 मई है और 7 मई 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि 7 तारीख को सारे पूरे देश में जिला मुख्यालय और सारे शहरों में एक वार गैंग इसमें एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें सिविल डिफेंस और सादी सारे भाग लेंगे और किस तरह से लोगों को अगर वार की स्थिति होती है तो उसमें क्या एक्शन लेना है। जनरली ये होता है जो सीमा से 300-400-500 किलोमीटर दूर के जो हिस्से होते हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना के जहाज अटैक कर सकते हैं। और ऐसा मुझे याद दिला आता है कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था और उस समय मैं अजमेर में था और उस समय हम वहां पर ब्लैकआउट किया करते थे, यानी शाम को बत्तियां नहीं जलाते थे, लेकिन उन बत्तियों की जो रोशनी है वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि जो रोशनदान या खिड़कियां होती थी उनके शीशों पर भी हम काले पेपर चिपका दिया करते थे, ताकि बिल्कुल वहां से भी छन के लाइट बाहर नहीं जा सके। रोशनदान जो ऊपर होते हैं, शायद आज की पीढ़ी में तो किसी ने रोशनदान का नाम भी नहीं सुना होगा। इसे वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर में यानी कि जो छत के करीब ऊपर एक खिड़की होती थी जिसमें ओपनिंग होती थी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर जा सके, इस तरह के लिए कुछ प्रोविजन उस समय बनाए जाते थे। तो वो रोशनदान तक भी हम बंद कर देते थे और वहां पर भी काले चिपका दिया करते थे। और जब कोई खतरे का संकेत आता था तो एक सायरन बजता था तो सब अलर्ट हो जाते थे और उस समय कुछ समय के लिए बिजली भी केंद्रीय मतलब जो सप्लाइंग एजेंसी होती थी, जो पावर हाउस हुआ करता था उस समय, उससे बंद कर दिया जाती थी। तो ये आज फिर से मुझे वो याद आ गया। और उससे पहले जब ये 71 के वार में, तो मैं शायद 11th क्लास में था। जब 1965 का वार था तो मैं प्राइमरी स्कूल में था, शायद 4th स्टैंडर्ड में था, चौथी क्लास में था। और उस समय तो हमको एक फॉर्मेट दिया गया था जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन बैच, आज की तरह उस समय स्कूलों में बैच नहीं हुआ करते, तो उसमें एक छोटे से सफेद कपड़े पर कसीदे से नाम, पता, पिताजी का नाम और एड्रेस वगैरह लिखा था कि अगर किसी केस में यदि कोई अटैक हो और बच्चा गुम हो जाए तो उसको उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। तो इस तरह के काफी कुछ हुए थे। और मुझे याद है उस समय 1971 के वार में एक राजस्थान मारवाड़ी के या राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे, गणपत सिंह डांगी। उन्हें पद्मश्री भी मिली थी और आज अभी शायद वो जिंदा है नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उनका एक प्रोग्राम आया था लड़े सूरमा आज की, तो वो शाम को 5-7 बजे के करीब न्यूज एक आती थी, उसके बाद हिंदी न्यूज आती थी स्थानीय रेडियो से, यानी आकाशवाणी जयपुर अजमेर से। तो उसके बाद उनका एक प्रोग्राम होता था, तो उसमें वो काफी लोगों का मारवाड़ी में संगीत के द्वारा उत्साहवर्धन किया करते थे और पाकिस्तान के कई चीजों की वो मजाक उड़ाया करते थे। इसी समय उस समय क्योंकि रेडियो ही था, टेलीविजन वगैरह तो नहीं था 65 और 71 में, तो रेडियो में कभी कभी ट्यूनिंग करते करते पाकिस्तान के न्यूज चैनल भी लग जाया करते थे। तो उस समय में मैंने एक बार, याद है मेरे को, सुना था कि पाकिस्तान के वहाँ पे न्यूज जो न्यूज कास्टर है वो बता रहा था कि हमारी सेनाएं जयपुर से आगे निकलकर किशनगढ़ तक पहुंच गई। एक इंडस्ट्रियल कस्बा है अजमेर से करीब 30 किलोमीटर दूर। और आज कल सुबह वो वहां से अजमेर की तरफ कूच करेगी और कल सुबह वो दरगाह में जाके हमारे सैनिक नमाज पढ़ेंगे। तो इस तरह से झूठ और ये पाकिस्तान अपने देशवासियों के साथ में फैलाया करता था, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, और ऐसा होने की संभावना भी नहीं थी। आज कई सालों बाद फिर से वही स्थिति आ गई है और इस बार फिर पाकिस्तान झूठ फैलाएगा। उसने ऑलरेडी चालू कर दिया झूठ फैलाना, जैसा कि उसने टर्की के एक जहाज के लिए उसने टर्की के कुछ जहाज वहां से आ गए हैं। और फिर जब टर्की के जहाज वहां से आए तो भारतीय नौसेना ने एक नया मिसाइल का परीक्षण किया और वो काफी उनके नजदीक जाके गिरा। तो दोनों तरफ से टेक्टिकल वार चल रहा है। टेक्टिकल नहीं, जैसे इसको भारत या पाकिस्तान में जैसे क्रिकेट की भाषा में जैसा होता है कि ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलिया के पास यदि कोई टीम जाती है बाहर से तो फिर वो उनको टीम के आने के पहले ही उनको मनोवैज्ञानिक रूप से डराने के लिए वो कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे कि हाल ही में जायसवाल के बारे में उन्होंने कहा था कि जायसवाल यहाँ की पर्थ की पिच पर शायद उसका सिर टूट जाएगा, और इस तरह के तो डरने की करते हैं। तो भारत ने
ये जो तैयारी की जो 7 तारीख को सिविल डिफेंस और इसके लिए सारे देश में जो तैयारियां की जाएगी वार के इसमें, देश के लोगों को ये बताने के लिए कहा है कि आप तैयार रहिए, बड़ा वार हो सकता है, मतलब फुल फ्लेजेड वार हो सकता है। और इस बार आपको काफी साहस और तैयारी के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। अ, मतलब तो ये क्लियर है, टाइम लग रहा है, तैयारी ले जा रही है और पाकिस्तान पर ऑल आउट वार होगा ऐसी संभावनाएं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये एक गेम चल रहा है एक्चुअली, कि हम उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि क्रिकेट में होता है कि आप अपने असली जो गेंदबाज है उसको लगाते ही नहीं है, उसको रोक के रखते हैं, और बैट्समैन में डर होता है कि वो गेंदबाज आएगा तो हम आउट हो जाएंगे, हमको सुरक्षित खेलना है। तो जब उसके दिमाग में वो चल रहा होता है कि उसको अ, अ, जसप्रीत बुमराह को खेलना है और उसको दिमाग में उसको कैसे टैकल करना इस तरह की बातें होती हैं। तो और आप गेंदबाजी आप शामी या स्वराज से करा देते हैं, तो इस तरह से ये गेम चल रहा है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, सुनील गावस्कर जो भारत के कप्तान हुआ करते थे, मुझे याद है कि रणजी ट्रॉफी में उनका बंगाल से फाइनल मैच हो रहा था, और उस समय एक मोहम्मद इस्माइल तेज गेंदबाज थे और दूसरे तेज गेंदबाज का नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने जो पहला ओवर की पहली गेंद के लिए उन्होंने दूसरे गेंदबाज को गेंद पकड़ाई, वो अपने उसने अपना बॉलिंग का रनअप भी नाप लिया पूरा, और फील्ड भी सेट कर दी, सब कुछ हो गया, और वो अपना ओवर शुरू करने वाला ही था कि सुनील गावस्कर दौड़ के उसके पास गए और बॉलर चेंज कर दिया। यानी कि बल्लेबाज जो था उसको काफी मानसिक रूप से थोड़ी अनसर्टेनिटी उसके दिमाग में डाल दी। तो यही चल रहा है, ये सब जो भारत कर रहा है, जो गंगा किनारे पर जो रफेल उतार रहा है, जो भी कर रहा है, या फिर सारे लोगों को आ, सावधान रहने की कोशिश कर रहा है, सिविल डिफेंस की तैयारियां कर रहा है, जनरल नागरिक को, सामान्य नागरिक को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये सब एक तरह से जो वॉर टैक्टिस है, जो मानसिक गेम, माइंड गेम खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान भी इसी तरह की बातें कर रहा है। वो अपने यहाँ पर संसद में संसद के अंदर लड़ाई करवा दे रहा है, पुलिस और सेना के बीच में लड़ाई करने की खबरें चला रहा है। इस तरह तो ये सारा माइंड गेम है। एक्चुअल क्या होगा ये तो दोनों तरह तरफ की सेना और सेना के प्रमुख जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको, उसका वो कभी भी खुलासा नहीं करेंगे, और आपको या आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अगर सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है तो ये केवल आपको या हमको, एक जनरल सामान्य नागरिक को तैयार रहने के लिए है कि अगर फुल फ्लेजेड वार हुआ तो हमको ये करना है। होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। और पाकिस्तान की सेना वहां तक, हालांकि हमारा मिसाइल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, कि आ भी नहीं पाएगी वहां तक। पर आपको या हमको सावधान करने और पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है। आज 13 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई खास बड़ी खबर नहीं आई है, जैसे कि मतलब आप सोचते हैं कि सेंचुरी बनाएगा कोई बैट्समैन, तो वैसा हुआ नहीं है। जल्दी ही होगा, टाइम की बात है। और टाइम, इस तरह के बड़े ऑपरेशन में टाइम तो लगता ही है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। दूसरी तरफ से लोग अपने उस वो रामायण तो चलाए रहे हैं कि वार से कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। और कुछ लोग तो एंटी, मतलब जैसे कांग्रेस में, हालांकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके इंडिविजुअल्स के बयान आते रहते हैं जिस जो कि एंटी इंडिया है, या भारत के का मनोबल कम करने के लिए है। अभी हाल ही में लेटेस्ट में जो भारत ने एक भारत सरकार ने, ने यूट्यूबर्स और जो इन्फ्लुएंसर है उसको चेतावनी दी है कि वो कोई भी एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान खबर या सूचना ना फैलाएं। अगर हुआ तो उनपे कड़ा सॉरी एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब चल रहा है, वॉर गेम है ये, मतलब प्री वॉर गेम है, माइंड गेम है, कौन किसको कितना कंफ्यूज कर पाता है। वो है। बाकी असली तैयारी तो सेना, जो सीडीएस है और 3 सेनाओं के प्रमुख है वो कर रहे हैं, जिनको भी खुला हाथ दे दिया गया। और राजनाथ सिंह जी उनके साथ में मीटिंग मीटिंग करते हैं। और प्रधानमंत्री की जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात है कि जब वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक्शन प्लान होता है, तो उसके बाद वो उनका जो फॉलो अप होता है उस पर, और जो मॉनिटरिंग होती है वो जबरदस्त होती है। ये खुद नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में कहा था, जिसमें जो मैंने अटेंड की थी, कि उन्होंने कहा था कि मेरी यूएसपी ये है कि मैं प्लान करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का फॉलोअप मैं बहुत नजदीकी से करता हूँ, और उसके लिए उनके पास टीम रहती है, ये नहीं है कि वो खुद जाके देखते हैं। तो देखिए क्या होता है आगे।
तो ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आज यहीं खत्म करता हूँ। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।